बेटा माइक अभी 1 मिनट के लिए इंटेंशनली बंद किया है। लेट दिस स्पीकर को मैं वैसे ही तुरंत चालू कर रहा हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ हम कल जो पढ़ चुके हैं वही लिख रहा हूँ, तुरंत इसको दोबारा बोल कर रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। जस्ट 30 सेकेंड। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, वही मैं चीज़ जो कल अपन डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ क्विक आप ध्यान आ जाए आपको सारी चीज़ें। तो हमने न्यूटन्स लॉ के बाद न्यूटोनियन क्या होते हैं, नॉन न्यूटन क्या होते हैं, उनके बारे में देखा था। नॉन न्यूटोनियन की हमने 5 तरीके के फ्लूइड्स देखे थे और उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर फ्लो, है ना, कैसे फ्लो कर रहे हैं या कैसा उनका न्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो एंड टाइम। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने कल देखी थी। उनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी देखे थे। एंड ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्राफ जो हमने बनाया था वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना, उसको ध्यान रखेंगे। वो कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना। अगर से फॉर एग्जांपल रियोफेटिक की क्या लाइन बनती है या फिर सूडोप्लास्टिक की लाइन क्या बनती है, वो डायरेक्ट आ जाता है। तो वो ग्राफ पूरा आपको एक ही ग्राफ में हमने सारा सब कुछ इंक्लूड कर लिया था, तो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक, इसके बाद हम आगे चले थे। हमने बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर हमने काफ़ी टाइम लगाया था, दैट वाज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन हमने देखा था कि कैसे बनता है, और बबल, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, बबल और वाटर जेट के लिए क्या प्रेशर होता है या क्या प्रेशर डिफरेंस होता है, वो भी हमने देखा था। ठीक, उसी में हम आगे चल रहे हैं आज। ओके, we'll continue with that. ये सारी चीजें जो हमने देखी थी। ठीक है, यहाँ पर कल हम हमारा क्लास जो था वो खत्म हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था थीटा क्या क्या होता है और दोज लिक्विड जो कि सरफेस को गीला करते हैं और जो गीला नहीं करते, मतलब वेटिंग और नॉन वेटिंग के केस हमने देखे थे। तो वेटिंग का केस ऐसा था कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, और नॉन वेटिंग के केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस जो आपको याद रखने चाहिए, ये अपन देख लेते हैं। दिस इज थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग है। नाउ फॉर प्योर वाटर के केस में, और प्योर वाटर के केस में दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। ओके, फॉर प्योर वाटर थीटा इक्वल्स टू 0। जैसे ही पानी सरफेस पर आता है तो तुरंत पूरा क्या पूरा सेटल हो जाता है, उसमें इस तरीके का जो मेनिस्कस है वो नहीं बनता, है ना। तो फॉर प्योर वाटर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। एंड सिमिलरली फॉर Hg मींस मर्करी, थीटा की जो रेंज है इट इज 130 डिग्री टू 140 डिग्री। ये दो चीजें आपको याद रखनी फॉर मरकरी एंड फॉर वाटर। कॉन्टैक्ट एंगल क्या क्या होता है, ठीक है। वेटिंग नॉन वेटिंग का केस हमने देख लिया था, तो इन दो केसेस को आपको याद रखना है। और एक तीसरा केस कि भाई अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू दिस, अगर ये 180 है मतलब ये सीधी लाइन है ना, इन दैट केस सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो टच हो रहा होगा। ठीक है, हालांकि किसी भी फ्लूइड के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर एन वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंस ऐसा हो सकता है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम देखेंगे तो आगे चलकर वो कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा एंड द थीटा विल रिड्यूस। ठीक, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
देन इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज कैपिलैरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी क्या है? कैपिलैरिटी हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, शायद सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने देखा होगा, बट बेसिकली तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब कैपिलैरिटी होता क्या है कि किसी भी फ्लूइड का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना इज कैपिलैरिटी। अब वो क्यों हो रहा है? देखिए, अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा होगा? द रीजन दिस, क्यों हो रहा होगा कि भाई एडेसिव फोर्स या कोएसिव फोर्स, इन्हीं के कारण ये चीज हो रही होगी कि पानी का अपने आप ऊपर जाना या पानी का अपने आप नीचे आना। ठीक है, तो इधर दो केसेस आप देख रहे हैं, है ना? उसी में आपको कैपिलैरिटी की डेफिनेशन भी, उसी में कैपिलैरिटी आपको समझ भी आएगी। लिखा हुआ है एक थिन ट्यूब, है ना? अब कंडीशन है कि थिन ट्यूब होना चाहिए। इफ इट इज अ थिक या फिर बड़ा साइज का है तो ये फिनोमेना नहीं होगा। इफ थिन ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, मतलब ओपन है, ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए टू एयर, है ना? और नीचे तो इंसर्ट आप कर ही रहे हैं। ओपन एट द बोथ एंड्स इज इंसर्टेड वर्टिकली इनटू द लिक्विड, may it be any liquid, which wets the tube, the liquid will rise in the tube. अगर ट्यूब वेट हो रहा है, अगर ट्यूब गीला हो रहा है, इन दैट केस पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दिस इज द केस, ये वाला देखिए, फर्स्ट केस ये दिस, अगर वो फ्लूइड ट्यूब को वेट कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी राइज इन द ट्यूब, देयर विल बी राइज इन द ट्यूब। ठीक है, और अगर वो लिक्विड उस ट्यूब को वेट नहीं कर रहा है, इन दैट केस देयर विल बी डिप्रेशन, देयर विल बी डिप्रेशन। ये इस लेवल पर फ्लूइड था, ये नीचे चला गया। अब क्यों हो रहा है? द रीजन इज अगेन सेम के इस केस में वेट करते हैं, अभी पीछे पड़ा कॉन्टैक्ट एंगल के टाइम, कि अगर वेट हो रहा है दैट मीन्स एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव। तो एडहेसिव ज्यादा है, मतलब जो ग्लास का सरफेस है या ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं या ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं एडहेसिव फोर्स के कारण, इसलिए वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरे केस में देखेंगे तो एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव ज्यादा है। कोहेसिव ज्यादा है तो अपने जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो यही फिनोमेना है कैपिलैरिटी का, कि थिन ट्यूब या फिर बहुत जो थिन स्पेसेस होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें पानी या किसी भी फ्लूइड का ऊपर जाना या नीचे जाना, इट इज कैपिलैरिटी। ठीक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन एडिशन एंड कोहेजन। ठीक, and this phenomena of rise and fall of the liquid surface relative to the adjacent level of the fluid is called capillarity। ये definition point से लिखा हुआ है, बाकी हम समझ लिए कि capillarity है क्या। ठीक है, देखिए अब जब भी, अब देखिए फ्लूइड ऊपर बढ़ेगा तो द सरफेस विल बी लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि द रीजन इज कि जो सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा उसमें ज्यादा एडिशन रहेगा, है ना? जो सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा मॉलिक्यूल्स पानी का या किसी भी लिक्विड का, वो उसमें एडिशन ज्यादा रहेगा तो वो ऊपर है। ठीक, और बीच का थोड़ा सा नीचे, तो द सरफेस विल बी लाइक दिस। और इस पॉइंट को हम कहते हैं मेनिस्कस, है ना? या क्राउन ऑफ मेनिस्कस भी कहते हैं, क्राउन ऑफ मेनिस्कस। ओके, क्राउन ऑफ मेनिस्कस या एपेक्स ऑफ मेनिस्कस भी बोल दिया जाता है ये इस पॉइंट को। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, ये अब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये हैं क्या? these are nothing but सरफेस टेंशन। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन से हैं? कल देखा था, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये सरफेस टेंशन। अभी लग रहे हैं पूरे पेरीफेरी पर उस ट्यूब के, तो अगर देखेंगे तो पाई डी पर लग रहे हैं, 2 पाई आर पर लग रहे हैं, है ना? तो सिग्मा इंटू पाई डी पूरे सर्कुलर इस पर लग रहे हैं। ठीक, सिमिलरली अगर इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, बन वही रहा है, बस अपोजिट हो गया, यहाँ पर ऊपर था यहाँ पर नीचे हो गया। ठीक है, एंड अगेन दिस इज एपेक्स ऑफ मेनिस्कस या फिर क्राउन ऑफ मेनिस्कस। ठीक, आगे चलते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट? कैपिलरिटी क्या है और कैसे हो रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस हाइट h जो लिखा हुआ है कि कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी फॉल कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। We'll see okay, how we'll calculate this capillary rise या फिर capillary depression कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए वही पीछे वाला डायग्राम अगर आप याद रखेंगे, ठीक है, देखिए दिस इज अ thin tube, okay. ये पाई सॉरी सिग्मा, ये सिग्मा, दिस एंगल इज थीटा, थीटा, ठीक है। अब यही बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि जो पहला केस था कॉन्ट्रैक्ट एंगल वाला या फिर वेटिंग वाला, उसमें थीटा क्या था 90 डिग्री से कम था, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम है, पीछे की साइड में अपन देख चुके हैं। और व्हेन यू गो टू द अदर केस, तो वहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही केस चल रहा है अभी, क्योंकि सरफेस वेट हो रहा है। ओके ये दिस इज लिक्विड भरा हुआ है। So if you want to calculate this h, if we want to calculate this h, तो क्या हो रहा है भाई, ये सिग्मा है ना, जो कि किसी इंक्लिनेशन पर है। अगर हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है, लिखा हुआ है द कॉलम ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, the column of fluid is at rest, the sum of all the forces acting on the fluid column is zero। तो मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मतलब ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे लगने वाले फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ये लिखें, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी सिग्मा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इनटू पाई डी। पाई डी कैसे बना, क्योंकि वो लग रहा है पूरे सर्कमफ्रेंस पे, तो 2 पाई आर और पाई डी, ठीक है। ये अपन इसको जब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, है ना, तो दिस विल बिकम सिग्मा cos थीटा इनटू पाई डी, डी इज द डायमीटर ऑफ दिस, ओके। यही लिखा हुआ है सिग्मा cos थीटा पाई डी, हो गए अपवर्ड फोर्सेस, ठीक है। अब वेट ऑफ द कॉलम, वेट ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम, वेट ऑफ द लिक्विड इन दिस कॉलम, तो इस हाइट तक जो भी लिक्विड है उसका कितना वेट है, उसका वेट बराबर होगा ऊपर लगने वाले फोर्सेस के, ठीक है। तो नीचे कितना वेट लग रहा है, अब वेट निकाला हमने वही वेट डेंसिटी से, रो जी इज वेट डेंसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। सो वी नो दैट W weight density is equals to weight upon volume, ये हमें पता होता है। So this is weight density rho g and this is volume, जितने पानी भरा है, ठीक है। h हाइट तक भरा है and this is d the diameter, तो pi d square by 4 into h, pi r square h, okay। ये हो गया इसका weight। So when you equate both these expressions terms, तो क्या होगा, you will get the expression for h which is h equals to 4 pi 4 sigma cos theta divided by rho into g into d, or if you want to write it in term of r, radius के term में लिखना चाहते हैं तो 2 sigma cos theta divided by rho into g into r, ठीक है। आर के टर्म में क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम एनुलर कैपिलरिटी भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक्सप्रेशन कैसे आया, नहीं है, एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिलरिटी क्या होती है वो समझ आ गया, कैपिलरिटी राइज कैसे निकाल रहे हैं वो समझ आ गया, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। दोनों में से कोई भी याद रखने की बात है। ठीक, टू सिग्मा कैसे, टू सिग्मा देखिए नहीं, डी की जगह आपने टू आर रखा ना, डी की जगह आपने टू आर रखा तो वो टू टू कैंसिल हो गया, इसलिए ऊपर टू आ गया। 4 से 2 आपने कैंसिल करा तो जैसे क्या, ठीक है। इफ यू रिप्लेस दिस तो ये और ये कटेगा ना, ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो जैसे बोला था कि भाई कोहेसिव अगर एडिशन ज्यादा है तो एडिशन ज्यादा है तो सरफेस पर ज्यादा ऊपर की तरफ खींचेगा, धीरे धीरे चढ़ रहा है ना, सीधा नहीं चढ़ेगा। जो बीच के साथ बीच का लिक्विड है या बीच का फ्लूइड है उसमें तो वो इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ट्यूब सरफेस, है ना। तो जो ट्यूब के सरफेस में कांटेक्ट होंगे उनमें एडिशन ज्यादा होगा तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, बीच में कम रहेगा, इसलिए शेप ऐसा हो रहा है। सेम विद द केस ऑफ अगर कोहेजन ज्यादा है, कोहेजन ज्यादा है तो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नीचे की तरफ खींच रहा है तो जो सरफेस वाली चीजें हैं वो जल्दी आएंगी और ऊपर वाली बाद में, ठीक है। दिस इज द रीजन, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ टिपिकल वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं ये सीधी सीधी पूछी जाती है ना। कैपिलरी राइज पानी के इसमें कितना होगा, तो कैपिलरी राइज इज अप्रोक्सीमेटली 4 mm फॉर वाटर इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 5 mm डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों जो वैल्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि 4.5 mm का कैपिलरी राइज होता है अगर ग्लास ट्यूब 5 mm डायमीटर का है। लिसन, देयर इज नो स्पेसिफिक डायमेंशन और डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, है ना। कई जगह आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी कि इतना होना चाहिए इतना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई जगह मैंने देख लिया जहां पर सही जगह लिखा रहता है वहां पर यही लिखा रहता है कि इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल, है ना। कई बुक्स में आपको वैल्यू दे देते हैं बट इट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो हम तो जो हमारा स्टैंडर्ड केसेस हैं जो हमें यूज हो सकते हैं उनको हम ध्यान रखेंगे। और ऑब्वियसली बात है जब आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो कैपिलरी एक्शन खत्म हो जाएगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डायमीटर ऑफ ट्यूब इज थिन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो होनी है क्योंकि हमने ट्यूब जो है वो ऊपर से इट हैज टू बी ओपन, है ना, इट हैज टू बी ओपन, ओपन होगा ही। ओके, सो ये हमने पहला केस देखा, दैट इज कैपिलरी राइज इज अप्रोक्सीमेटली 4 mm फॉर वाटर इन ग्लास ट्यूब ऑफ 5 mm डायमीटर। एंड दूसरा है कैपिलरी डिप्रेशन is approximately minus 1.5 mm, है ना, minus because of depression for mercury in the same tube. Same tube मतलब diameter of the tube is again 5 mm diameter, ठीक है। So capillary depression is approximately this and this। ये दो वैल्यूज आपको बड़े ही ध्यान से याद रखनी है, ओके। अगेन एक टर्म आता है दैट इज एन्युलर कैपिलैरिटी, है ना, कुछ नहीं है वही चीज है। एनुलर मतलब जो ट्यूब था वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड भरा है, ट्यूब यहाँ पर खाली है बीच में, ठीक है। एंड इफ यू से दिस इज आर आउटर एंड दिस इज आर इनर, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। सो अगर इस तरीके का है ट्यूब आपका तो कुछ नहीं है, सेम केस बनेगा।
टू सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। आर की जगह अब क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपल आर नॉट माइनस आर आई, बस इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं। अगर एनुलर कैपिलरिटी आ रही है, एनुलर का मतलब आपका ट्यूब जो है वो ऐसा है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि बीच में उसमें फ्लूइड नहीं जा सकता, आजू बाजू की जो ओपन एरिया है वहां पर फ्लूइड एंटर होगा। तो इन दैट केस जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है इट इज 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर नॉट माइनस आर आई। ठीक। एंड सिमिलरली अगर ट्यूब ना होकर कहीं पर प्लेट है, if this is any liquid, this is any liquid, okay, और दो प्लेट्स लगी हुई हैं, again the distance between these plates should very small, है ना। distance between these plates should be very small, मतलब d distance and b इसका सेम चीज रहेगी 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी इंटू टी। ठीक है। तो अगर प्लेट की चीज आ गई तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्यूब था। अगर प्लेट है तो उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को यहाँ पर ले लेना है। ठीक, दैट इज टी। अगेन द टी हैज टू बी वेरी स्मॉल, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कैपिलरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है और कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है। कई बार डायरेक्ट हो सकता है, ऑल्दो नॉट इम्पोर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है ना, मतलब जो कल हमने देखा था ना कि फिल्म बन जाती है, तो अगर वो फिल्म बनी रहे तो उसके लिए कितना एनर्जी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन लगता है बनाने में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जब हम साबुन के पानी में वो एक स्टिक डालते हैं उसमें और निकालते हैं तो उसमें एक फिल्म बनी हुई होती है पतली सी, और अपन उसमें जब फूंक मारते हैं है ना तो वो बबल बन के उड़ जाता है। तो जब हम पानी साबुन के पानी में वो स्टिक डालते हैं और निकालते हैं तो वो जो सर्कुलर एरिया है, जो भी ओपन स्पेस होता है, उसमें एक फिल्म बनी हुई होती है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। उस फिल्म को बनाने में जितनी एनर्जी वहां पर लग रही है या जितना वर्क डन स्टोर है, दैट इज सरफेस एनर्जी उसकी। ठीक है। तो इफ वी कंसीडर एनी ओपन सरफेस, सरफेस कहता क्या है, इट इज द amount of work done stored in the formation of सरफेस और फिल्म। वो फिल्म बनाने में है ना या सरफेस बनाने में जितना वर्क डन स्टोर हो रहा है, दैट इज सरफेस एनर्जी। ठीक, इफ दिस इज एल, तो वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स टू डिस्टेंस। ठीक है। अब फोर्स क्या है, एफ एस सिग्मा इंटू एल, फोर्सेस सिग्मा इंटू एल। ठीक है। दिस सिग्मा कितने लेंथ पर लग रहा है, एल लेंथ पर लग रहा है, दिस एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल। ठीक। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल इंटू
x, ठीक है, and this L into x is nothing but ये एरिया है ना, ये सरफेस एरिया, ये जो एरिया है दिस इज L into x। तो वर्क डन जो हमने निकाला क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, दिस इज सरफेस एरिया। ओके, तो ये वर्क डन निकल कर आया सिग्मा इंटू ए एंड दिस इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। कई बार बस यही चीज डायरेक्टली आ सकती है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक, कि उस सरफेस को या उस फिल्म को बनने में या बनाने में जितना भी वर्क डन हुआ या स्टोर है, दैट इज surface energy and surface energy is equals to sigma into a। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर देख लेते हैं। x क्या है? x ही वो डिस्टेंस है जहां पर वो फिल्म बन रही है ना, x इज द डिस्टेंस जहां पर वो फिल्म या फिर वो सरफेस क्रिएट हो रहा है। सरफेस एरिया में क्या देखा था हमने, सरफेस एरिया क्या लिखा था, L इंटू एक्स, है ना, तो L लेंथ पर x डिस्टेंस तक वो सरफेस बन रहा था, ठीक है, तो x was the डिस्टेंस जहां पर वो फिल्म बन रही है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी यहाँ तक थी, है ना, इन सबको आपको ध्यान रखना है। इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स अभी तक हमने किए नहीं थे, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन ऑयल वेट weighs 45 kilonewton, calculate the specific weight, specific gravity and mass density of the oil, ठीक है। बताइए आपको गिवन है, गिवन क्वांटिटीज हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन आने हालांकि बंद हो गए, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर रहे हैं आप सभी। 1 मिनट के अंदर मुझे तीनों आंसर बता दीजिए। स्पेसिफिक वेट क्या होगा, ग्रेविटी क्या होगी एंड मास डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगी। Specific weight is nothing but weight density. So this is weight upon volume. Specific gravity is density of fluid divided by density of standard fluid, मतलब density of water, ठीक है। If it is given in kilonewton, तो आप kilonewton में लेके डायरेक्ट कर सकते हैं। Good, Sarvesh, yes, your answer is right. And mass density है
ओके, मन योर आंसर इज आल्सो राइट। ठीक है, ठीक है। ये जल्दी निकालने की कोशिश करें क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे के फॉर्मूले, आगे जब भी कैलकुलेशंस होते हैं तो ये हमें तुरंत निकालनी पड़ती हैं, तो रफ कैलकुलेशंस होते हैं सारे। ठीक है, mass density. I'll write the answer. First is 9 kilonewton per मीटर क्यूब, दूसरा है 0.91917 या जिसका 92 भी आ रहा है तो चलेगा, एंड मास डेंसिटी इज 917 yes, right, 917.43। ओके, तो ये सभी के आंसर आगे होंगे आई होप, है ना? बहुत ही बेसिक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन सिंपल ही है ना, कोशिश करिए करने की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी पूछी हुई है। एक प्लेट है जिसका साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर का, एंड वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, या प्लेट और सरफेस के बीच में, या वॉल के बीच में, या बाउंड्री के बीच में, इट इज 0.25 mm, और जो प्लेट है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अच्छा, एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन बिटवीन द प्लेट्स। चलिए, जिसको बन रहा है वो अपना स्टार्ट कर दे और आंसर बताए, बाकी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये कोई फिक्स प्लेट है और कोई दूसरी प्लेट जिसका कि एरिया, ये डायमेंशन जो है वो 2 मीटर बाय 2 मीटर के हैं, एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस प्लेट, this is a moving plate, and distance between these two plates is 0.25 mm। dimensions को ध्यान रखेंगे बस। और force required is 1 न्यूटन। ठीक है, force required is 1 न्यूटन। they have asked for dynamic viscosity, मतलब म्यू की बात पूछी है। हमें पता है म्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, एंड दिस इज नथिंग बट du अपॉन dy। ये 40 सेंटीमीटर पर सेकंड जो लिखा है ये क्या है, हाँ, ये du है। ठीक है, एंड y इज डिस्टेंस इज 0.2 mm। ओके, तो आपके पास ये भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है। टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस मतलब फोर्स इनटू एरिया, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपके पास फोर्स भी है, आपके पास एरिया भी है। यू हैव गॉट फोर्स 1 न्यूटन एंड यू हैव गॉट एरिया 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से आप टाउ निकाल लीजिए। टाउ पता चल गया, यू पता है, एंड वाई पता है, तो आप सारी वैल्यूज एक ही उसमें रखेंगे। ठीक है, मेट्रिक में लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ न्यू। बताइए डायनामिक विस्कोसिटी कितनी आ रही है।
बेटा पास्कल सेकंड में, यस सर्वेश योर आंसर इज राइट। अमन आपका आंसर अभी सही। हाँ, आप टाउ की वैल्यू लिख रहे हैं, टाउ की वैल्यू 0.25 है, म्यू की वैल्यू 0.25 नहीं है। अपन को म्यू की वैल्यू बतानी है, डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू बतानी है। 0.25 इज टाउ की वैल्यू होगी, फोर्स अपॉन एरिया करके आएगा 1/4। सर्वेश योर आंसर इज राइट। विल कैलकुलेट इन पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अपन को सारी चीजें मीटर में रखनी है, बात ध्यान रखेंगे, तो सारी चीजों को मीटर में करें। ये देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस कैलकुलेशन में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। जीरो पॉइंट टू 10 to the power -3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है आंसर सभी का आ रहा होगा। क्लियर? ठीक है, फिर 1.56 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल सेकंड में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें सभी। पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन और मीटर में रखनी है सारी चीजें, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन एन ऑयल द शियर स्ट्रेस इज 0.2। शियर स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू दे दी आपको, एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0.21। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ड्यू बाय डी बाई वी दे दिया डायरेक्ट। इफ द मास डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 90 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में पता है क्या है, म्यू अपॉन रो। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो हमें निकालना फिर से क्या है, म्यू ही निकालना पड़ेगा। टू गेट काइनेमेटिक वी नीड म्यू। ठीक है, तो म्यू निकालने का फिर वही तरीका है, डी अपॉन डी वाई। ठीक, तो यहाँ पर टाउ आपको दिया हुआ है, टाउ इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, म्यू वी नीड टू कैलकुलेट, एंड डी यू अपॉन डी वाई की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है यहाँ पर, दैट इज 0.21। So calculate mu from here और density दी हुई है दो,
उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका आंसर बता दीजिए। और इसका आंसर अगर मैं स्टोक्स में पूछूं कि स्टोक में कितना आएगा तो फिर स्टोक में बताइएगा। न्यू की वैल्यू क्या आ रही है? तो स्टोक में आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं रवेश। आंसर आपका सही है, थोड़ा सा गलत है शायद। निकाला सही है, अपना तरीका सही है, बट एक बार चेक करिए। न्यू की वैल्यू क्या आ रही है सबकी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की बात करें, न्यू की वैल्यू क्या है? इट हैज टू बी 0.9524। यस, यस, ठीक है। म्यू इफ इट इज 0.9524 या 23, है ना, जो कि अरविंद का आंसर आ रहा है, ऐसा ही सभी का आ भी रहा होगा 0.9523 या 24। तो जब म्यू आ गया तो म्यू को अपन को डेंसिटी से डिवाइड करना है। डेंसिटी दी है 950 kg पर मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा, म्यू अगर थोड़ा सा प्रिसाइज में बात करूं तो 0.9524 इतना लेना पड़ेगा आपको, या 3 डिजिट तो लेने ही पड़ेंगे, तो 952 तो लेकर चलिए, है ना, नहीं तो वेरिएशन हो सकता है आंसर में आगे। तो म्यू 0.952324 या 952 तक तो लेने ही, ठीक। और व्हेन यू डिवाइड इट विद डेंसिटी, डेंसिटी से डिवाइड करेंगे जब, है ना, एंड दिस इज इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये है केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। और मुझे आंसर चाहिए स्टोक्स में, बताइए। स्टोक्स हम जानते हैं, स्टोक क्या होता है? अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात करें, वन स्टोक, वन स्टोक 10 स्टोक आना चाहिए। एक बार चेक कर लें सब, एक बार चेक कर लें। वन स्टोक इज व्हाट? आ रहा है आंसर, यही आ रहा है, वन ही आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तो 1.02 स्टोक, ठीक है। अगर सभी का आ रहा है तो दिस विल बी द राइट आंसर। 1.02 स्टोक, if this is coming, सभी का आ रहा है, तो we'll take it as a right answer। आना चाहिए बट सभी का ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने क्या निकाला? न्यू निकाला, न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1.02 स्टोक्स, ठीक है ठीक है, चलिए सभी एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे, आंसर सबके मैच होने चाहिए, ठीक है। अगला देख लें,
the equation of velocity profile over a plate is v equals to 5 y square, लिख रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल v इक्वल्स टू आपको दिया है 5 y स्क्वायर प्लस प्लस y, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस, टाउ पूछा है एट y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर और विस्कोसिटी दी है 8.35 पॉइज में दिया है ना। अब वो पॉइज और स्टोक के सारे कन्वर्जन हमें याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इक्वेशन काफी बार आ चुका है और आ भी सकता है ना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसमें हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट दी है, तो हमें तो इक्वेशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, मतलब डी यू बाई डी वाई या डी वी बाई डी वाई की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 10y प्लस 1। तो टाउ की जो इक्वेशन बनेगी, हमें टाउ फाइंड आउट करना है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू 10y प्लस 1, ओके। म्यू इज इक्वल्स टू 10y प्लस 1। म्यू की वैल्यू आपके पास है 8.35 पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है, तो यू विल गेट इट 0.835, ठीक। तो म्यू आपको पता है। अब ये आपको निकालना है कहाँ पर, एट y इक्वल्स टू 0 एंड 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, सभी को आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को, 0.075, ठीक ठीक। और इसको भी कर लीजिए। सो अब टाउ y इक्वल्स टू 0 पर क्या आ रहा है ये बता दीजिए, और y इक्वल्स टू 0.075 पर क्या आ रहा है। Yes, at 0 it is 0.835. Good. बेटा नीलेश 0.835 ही आएगा y इक्वल्स टू 0 पे। तो देखिए ना, जब हम इस टर्म को, है ना, इसमें y इक्वल्स टू 0 हो गया तो 1 बचा, तो म्यू के बराबर ही टाउ हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 0। तो म्यू क्या है हमारा, म्यू क्या है, 8.35 पॉइंट्स दिया था, हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। तो
केजी पर मीटर सेकंड में क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है ना। तो एक पॉइंट इधर खसका, मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो गई 0.835। तो क्या हो जाएगा 0.835, ये टर्म तो जीरो हो गया और ये तो 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं। सिमिलरली यहाँ पर 0.835, ठीक है। अब y की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, 1 से ऐड करना है, तो टाउ क्या आएगा, एक ही आंसर आने चाहिए, बट अलग अलग तरीके के आंसर नहीं बताओ। ये तो कैलकुलेशन सिंपल हो गया। ठीक है, 63.46 की यूनिट क्या है सर्वेश, 63.46 की यूनिट क्या लिख रहे हो, सिर्फ 63.46। शुभम बेटा आंसर थोड़ा चेक करो एक बार। इसका आंसर निकालिए आप सभी लोग। बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा ना टाउ, तो पास्कल सेकंड कैसे। सही, ठीक है शुभम, ओके ठीक है। वो जो आंसर बता रहे हैं बेटा आप, पास्कल सेकंड कैसे आ सकता है, टाउ शेयर स्ट्रेस निकालनी है ना हमें, शेयर स्ट्रेस तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। यस यस यस, ठीक, शायंक यस, ठीक है, ओके। तो 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सभी का आने लगा शायद अब, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, ओके। ठीक 1.46 सभी का आ रहा है, ओके, शायंक, रेखा, शुभम सभी बता रहे हैं, ओके ठीक। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट वाला चीज है। फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट हैविंग डायमीटर ऑफ 0.5 mm at 20 degree centigrade if the outside pressure is, if the outside pressure is 1.03 Newton per centimeter square and the surface tension of water at the temperature is 0.0736, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट के केस में, वाटर ड्रॉपलेट के केस में पी हमने क्या लिखा था कल, पी
और वी कैन राइट दैट डेल पी, जब आउटर की भी बात हो रही तो हमें डेल पी लिखना है. Del P is equals to P inner minus P outer is equals to 2 sigma upon R. 2 sigma upon R. Sigma is surface tension जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है. R डायमीटर दिया मतलब R दिया है, ठीक है, और आउटर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है. तो जो P हम लिख रहे हैं, अगर सिर्फ हम एक ही P बात कर रहे हैं, जब हम आउटर को कंसीडर नहीं कर रहे होते तो फिर हम P भी लिख सकते हैं. बट व्हेन वी कंसीडर आउटर प्रेशर आल्सो तो डेल P के टर्म में लिखते हैं डेल P इज इक्वल्स टू इनर माइनस आउटर, Pi माइनस P नॉट, ऐसे लिखना. तो Pi माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन R. P नॉट या P आउटर हमें पता है, आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है. P अंदर का पूछा है, फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. अगेन आपको कन्वर्जन सभी में करने एक जैसा रखना है और पी आई की वैल्यू बताना. सिंपल है, बस यूनिट कन्वर्ट करेंगे और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, आ चुके हैं. अब बेटा ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमें पी आउटर प्रेशर किस यूनिट में दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, तो हम इनर को भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे. तो ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन सेंटीमीटर, ठीक है. हर चीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज आउटर प्रेशर इज गिवन इन द यूनिट ऑफ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें बस. सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में दिया है, उसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, और जो डायमीटर दिया है उसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, बस आपका आंसर आ जाएगा तुरंत. 6.918 नहीं बेटा, ये नहीं आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा. सर्वेश का आंसर थोड़ा सही है, यस 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. 1 पॉइंट समथिंग मतलब आउटर प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा, इतना पता है हमें, है ना. तो 1.03 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दिस टर्म विल आल्सो गेट सम वैल्यू, और उसमें जब पी नॉट उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो 1.03 से बड़ा कुछ वैल्यू आएगा. बट 6.9 तो ज्यादा है बेटा, इतना नहीं हो सकता. शायद एक बार और ट्राई करो. सर्विस ट्राई टू गेट एक्यूरेट आंसर. वैसे ठीक है, बट अगर ऑप्शन थोड़े क्लोज हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है. थोड़ा और कोशिश करो कि थोड़ा और एक्यूरेट आए. 1 पॉइंट एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो थोड़ी सही होनी चाहिए. और न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है ना. हाँ, अमन 1.089 थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे. अच्छा, कैलकुलेट करें, सभी लोग करें. सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.0736 न्यूटन पर मीटर में है, कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. यस यस यस, शायद योर आंसर इज राइट नाउ. शायद का आंसर अब सही है. बेटा सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करनी, बाकी वैल्यूज तो कुछ ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जहाँ गलत हो. शायद योर आंसर इज राइट. 1.618 और 1.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज राइट.
1.618 जो शायद का आंसर आ रहा है. ओके, या फिर यू कैन राइट 1.62 आल्सो. ये जो चीज आ रही है आउटर को ऐड करने के बाद ही आ रही है. ठीक है, तो इनर प्रेशर आउटर से ज्यादा ही होता है वाटर ड्रॉपलेट में, कल हमने देखा भी था. ठीक है, 30 सेकेंड्स जल्दी से इसको देख लीजिए. आंसर विल बी दिस. 1.82 कैसे आ रहा है, आई डोंट नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़ा इजी सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है? फाइंड द एक्सेस प्रेशर. उसने एक्सेस पूछ लिया सीधे. ठीक है, तो अपन को भी ये वैल्यू निकालनी है. अब उसको डिफरेंस इन प्रेशर मान लो, एक्सेस प्रेशर मान लो. ठीक है, किसी भी टर्म में उसको बोल सकते हैं. फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलिंड्रिकल जेट. सिलिंड्रिकल जेट जो वाटर जेट का केस था, वाटर जेट के केस में क्या होता है? P is equals to sigma upon R. Okay, P is equals to sigma upon R. वाटर ड्रॉपलेट के केस में 2 सिग्मा अपॉन आर. इफ इट इज अ बबल, हॉलो बबल के केस में 4 सिग्मा अपॉन आर. एंड इन केस ऑफ वाटर जेट इट इज सिग्मा अपॉन आर. तो P is equals to सिग्मा अपॉन आर है यहाँ पर. तो वाटर जेट के केस में सिग्मा आपके पास लिखा हुआ है. ठीक है, सरफेस टेंशन. एंड वाटर जेट का जो डायमीटर है वो 4 mm दिया हुआ है. तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, रख दें एंड P की वैल्यू बता दें. इसको mm में कन्वर्ट कर लो ना, बस मीटर स्क्वायर में ही बता दें. 0.0736 डिवाइडेड बाय 4 into 10 to the power minus 3, 4/2 actually रेडियस लिखा है. So P will be बेटा 2 सिग्मा अपॉन डी लिखें या फिर सिग्मा अपॉन आर लिख दें, एक ही बात है ना. टू सिग्मा अपॉन डी लिखाया था तो एक ही तो बात है. 2 सिग्मा अपॉन डी लिखाया था, डी क्या है? 2r ही तो है. थर्टी 36.8. ठीक है, सभी का आंसर है 36.8. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 36.8 सभी का आंसर आ रहा होगा. यस, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है. ठीक है, वेरी गुड. ओके, ठीक है, सभी का सही है. ओके, ठीक है, सभी का आ गया. चलिए, ये कैपिलराइज जो आज हमने देखा था उसके ऊपर क्वेश्चन है. डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब which can be used to measure pressure in water flowing system. The capillary rise in the tube must not exceed 10 mm, है ना. The surface tension
of water air glass interface is 0.001 Newton per meter. Capillarize. आपसे पूछा है डायमीटर, है ना, साइज ऑफ द ट्यूब मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब पूछा है, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला किस उसमें होता है, कैपिलराइज के टर्म में होता है, तो H इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इनटू G इनटू R। अगर 2 पर लिखा है R है ना, तो वो जो हमने फॉर्मूला वहां पर कैपिलराइज का निकाला था, है ना, वो यहाँ पर यूज होगा। अब लिखा हुआ है द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब मस्ट नॉट एक्सीड 10 mm, है ना, मतलब H की वैल्यू हमें 10 mm रखनी है। कैपिलरी राइज 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम कैपिलरी राइज भी अगर मान के चले तो H की वैल्यू 10 mm होगी, ठीक है। एंड सिग्मा इज गिवन एज 0.001 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ठीक है, निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। H that is 2 sigma cos theta upon रो इंटू जी इंटू आर। अगर नीचे आर है तो ऊपर 2 है, नीचे डी है तो ऊपर 4 है, ठीक है, ये हमने दोनों लिखे थे। अब वाटर के लिए, है ना, वाटर के लिए थीटा जो होता है इट इज 0 डिग्री, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये क्वेश्चन में ही नहीं भी गिवन है तो डोंट कंफ्यूज फॉर थीटा, फॉर वाटर इट इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाला टर्म 1 हो गया, बस 0 इज 1, तो 2 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू आर बचा है। अब रो इंटू जी इज स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, न्यूटन के टर्म में अगर बात करें तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। कैपिलरी राइज 10 mm का है, सारी वैल्यू जब आप रख देंगे तो यू विल गेट R इज इक्वल्स टू 1.5 mm। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है, ट्राई कर लीजिए एक बार सभी लोग। बेटा 1.5 mm, 1.5 mm, प्लीज चेक, 1.5 mm आना चाहिए। सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है आपको, H की वैल्यू 10 mm, is calculated fast and answer should be 1.5 mm.
0.04 mm, बहुत छोटा हो जाएगा ये तो। इतना पतला ट्यूब कैसे बनाओगे? 0.0। यस नीलेश, योर आंसर इज राइट। अगर 1.5 ऑल्दो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग 1.5 एंड स्कर्ट, तभी का आना चाहिए। सरफेस टेंशन की वैल्यू कुछ और दी है। यस यस, देयर इज अ मिसप्रिंट। मिसप्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से जो आ रहा है वही कर लो, है ना? किसी भी तरीके से कर लो, अप्रोच आपको पता चल जाए बस। मिसप्रिंट हो गया वो, कॉपी करने में शायद इधर, है ना, पुराना वाला हो गया होगा। तो नो नीड टू वरी, अपन को पता होना चाहिए कि अप्रोच कैसी है। हमें सिग्मा की वैल्यू कुछ भी है, हमें सिग्मा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और एच ये सब पता होना चाहिए, तो विल गेट आर। ठीक है, ये 1.5 आपको 0.736 से मिल रहा है, राइट? ठीक है, ओके सर, ठीक ठीक। कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आप पुरानी वाली 0.01 जो पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन में है, उससे भी निकालो, एंड आंसर जो आप लोग का क्या आ रहा है उससे कम आ रहा होगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, वो 0.04 या 0.6 जो आ रहे थे वो आ रहा होगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, कोई बात, कोई बात नहीं। 0.736 से 1.5 mm आ रहा है, और जो क्वेश्चन में दिया है उससे आपका आ रहा है 0.04 या 0.06, चलेगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ आ गई ना सभी को? ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पर कर रहे हैं, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म विच इज प्रेशर। प्रेशर स्टैटिक फ्लूइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेशर क्या होता है, उसकी यूनिट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट्स पे क्वेश्चन आते भी हैं और कन्वर्जन भी काफी जगह करना पड़ता है, यूनिट्स को देखना। और प्रेशर कैसे मेजर किए जाते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, है ना, ये बहुत सारा प्रेशर में पढ़ने के लिए है हमारे पास। उसके पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन पर और कर लें, देन विल गो टू pressure study। ओके, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन है ना। दिस इज अ मूविंग प्लेट वाला ही है, बस में एक चीज और एक्स्ट्रा हो रही है, क्योंकि मूविंग प्लेट वाला कर चुके हैं तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, वो वाला तो बता दिया था। दिस यू शुड डू, d equals to 0.3 mm। okay, this plate is moving, area of this plate is 1 meter square। okay, moving with velocity u equals to 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जिसके अंदर फ्लूइड है, म्यू इज 0.65 सेंटीपोइस। 0.65 सेंटीपोइस। और एस, एस मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी।
S of this fluid is 0.88 ऐसे ले लेते हैं। S is what? Specific gravity। ठीक है, what you need to calculate is, क्या क्या आपको बताना है। First is direction of shear stress on top, bottom and fluid element। टॉप बॉटम एंड फ्लूइड एलिमेंट। अगर कुछ समझ ना आए लिखा हुआ तो प्लीज पूछ लेना। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज you need to calculate the resistive force। resistive force जो कि shear stress के कारण लग रहा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, 3 चीजें आपसे पूछी। इनमें से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना आसान है, और क्योंकि आप निकाल चुके हैं अभी एक इसी तरह का क्वेश्चन। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी, है ना, टाउ आप पता कर लेंगे। टाउ पता चल जाएगा तो फोर्स पता चल जाएगा। पहली चीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। देखिए अब अगर हम इसको ऐसे बनाएं अलग से, पहला पार्ट अगर देख रहे हैं तो दिस इज ऊपर की प्लेट है। अगर ये कोई फ्लूइड एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं और ये नीचे की प्लेट है, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस लग रही होगी। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रही है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रही होगी, अपोजिट। अब इस सरफेस पर अगर इसी तरफ लग रही है तो नीचे की तरफ इधर लग रही होगी, और अगर इस तरफ लेफ्ट साइड लग रही है तो यहाँ पर राइट साइड लग रही होगी। शियर स्ट्रेस कैसे लगती हैं ये हम सोम में पढ़ते ही है ना, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखें। डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस टॉप पर इज टुवर्ड्स लेफ्ट। फ्लूइड एलिमेंट पर देखेंगे तो फ्लूइड एलिमेंट में टॉप में राइट और बॉटम में लेफ्ट, और अगर फिक्स प्लेट पर या बॉटम पे देखेंगे तो वो राइट साइड में लगती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, डायग्राम बना के दे देते हैं या सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट का पूछ लेते हैं बीच का, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा लग रहा है। इसके लिए आपको ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन से फिर हमें पता चलेगा कि शियर स्ट्रेस कहाँ लग रही है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आना चाहिए, कई बार आ चुका है। ठीक, वैसे ऑल्दो कहें तो सोम का क्वेश्चन है, बट वो तो यहाँ पे भी यूज है। चलिए इसके बाद आपको पता करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू अपॉन रो। म्यू दिया हुआ है सेंटीपोइस, ठीक है, तो पॉइस को कन्वर्ट करो, और सेंटी मतलब क्या होता है वो कन्वर्ट करो। ये आपको पता होंगे, इनको याद करो। और डेंसिटी क्या हो गई, रो 0.88, S is equals to रो इंटू रो ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई 0.88 इंटू 10⁻³ डेंसिटी हो गई 0.88 इंटू 10⁻³ म्यू सेंटीपोइस में कन्वर्ट करिए, म्यू निकालिए। म्यू का आंसर मैं बता देता हूँ चाहे तो डायरेक्ट
ये आप लोग निकाल दीजिए। 6, 5। ठीक है बेटा, इससे आप इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिसकी भी वैल्यूज आ रही हैं आंसर निकालिए। इसके बाद रेजिस्टिव फोर्स और बता देता हूँ मैं। रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, थर्ड वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, रेजिस्टिव वैल्यूज रखी हैं, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना है, टाउ इनटू एरिया। ठीक है, तो टाउ क्या हो गया, टाउ इज म्यू इनटू एच अपॉन, सॉरी, म्यू इनटू यू अपॉन एच इनटू एरिया। तो म्यू ऊपर लिखा हुआ है 0.65 इंटू 10⁻⁻²। कैसे बनाया, पॉइज बनाने के लिए 10 से सेंटी पॉइज को पॉइज बनाने के लिए 10⁻⁻² और फिर पॉइज को कन्वर्ट करना है ना, पॉइज को कन्वर्ट करना है अपन को अपने मेट्रिक यूनिट में, तो फिर 10 से डिवाइड। तो ये सेंटी पॉइज को पॉइज बनाया तो क्या किया 10⁻⁻², और मेट्रिक में कन्वर्ट किया तो फिर अपनी यूनिट्स में तो 10 से डिवाइड किया। ठीक, ये हो गया म्यू। यू इज 0.3, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 0.3, mm में है तो 10⁻⁻³ और एरिया क्या है, 1 है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें, यू विल गेट 0.65 न्यूटन। You get the value of force as 0.65 न्यूटन। ठीक, यस रेखा, योर आंसर इज राइट, 0.65 सभी का आना चाहिए। वैल्यू सारी लिखी है। क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखने वाली थी, एक जो हमने शियर स्ट्रेस के डायरेक्शन देखे थे वो, और ये सेंटी पॉइज का पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो सेंटी पॉइज को पॉइज में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻², और फिर पॉइज को अगर अपनी यूनिट में लाना तो 10 से डिवाइड करते हैं, 10⁻⁻1 होता है, ये हमने देखा था, है ना। तो वो चीज याद रखनी है। और तीसरी चीज जो याद रखनी है, रेजिस्टिव फोर्स जब निकालना है तो शियर स्ट्रेस के कारण फोर्स निकालना है, तो क्या करना है कि शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो शियर स्ट्रेस निकालना में आता है टाउ, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ओके, 0.65 न्यूटन, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। कल हम प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। प्रेशर क्या होता है, कितने तरीके के प्रेशर होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, और आगे हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर टुडे। विल स्टार्ट विथ प्रेशर।